फोटो दिखा दें, वीडियोस दिखा दें, मैं तैयार बैठा हूँ इस्तीफा देने के लिए। बाबरी के भक्तों का कल आचरण आपने देखा होगा। कि कांग्रेस जाल फेंक कर निषादों को मछली खिला के फंसाना चाहती, जो फंसने वाले नहीं। कि इन लोगों के साथ कभी खड़ा होने में भी पाप लगेगा। इतने बचकाने और मूर्ख विवाद क्यों लाए जाते हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनावी बिगुल बजने से पहले ही सियासत की थाली में मछली का कांटा फंस गया है। अयोध्या में कांग्रेस के कथित मछली बोझ को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। सवाल सिर्फ मछली का नहीं है, सवाल है आस्था का, सियासी संदेश का और आने वाले चुनाव में वोट बैंक की तलाश का। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रविवार को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन किए, हनुमान चालीसा का पाठ किया और फिर राम मंदिर में रामलला के दर्शन भी किए। इसके बाद समारोह हुआ, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मछली बनाए जाने का वीडियो सामने आया और इसे देखते ही देखते सियासी पारा चढ़ गया। यूपी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस पर जबरदस्त तरीके से रिएक्ट किया सोशल मीडिया पर कि सावन जैसे पवित्र महीने में मछली भोज का आयोजन कर कांग्रेस ने सनातन आस्था का अपमान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाद में मछली की दावत उड़ाते हैं। अब कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। अजय राय क्या कह रहे हैं कि अगर तस्वीर आप रिलीज कर दें जिसमें वो मछली खाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो राजनीति छोड़ देंगे। तो कुल मिलाकर मछली भोज विवाद पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी सवाल भी हैं। सावन के महीने में मछली भोज को लेकर जो राजनीति इस वक्त दिखाई दे रही है, उसका सच क्या है? अजय राय पर आरोप कितने राजनीतिक और कितने सनातन की दृष्टि से सही या गलत? क्या आस्था का अपमान हुआ है? मछली भोज क्या सिर्फ निशाना है, बहाना है, और लेकिन निशाना 2027 का चुनाव और उससे जुड़ी राजनीति है? तो इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ आ गए हैं। हमारे साथ एसबी से राघवेंद्र द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। धर्मगुरु महामंडलेश्वर विष्णुदास जी जुड़ेंगे हमारे साथ। सीताराम योग सदन अयोध्या से सीधे हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला आ गए हैं और समाजवादी पार्टी से मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले दिनेश प्रताप जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। ऑन अ लाइटर नोट, सावन का आखिरी सोमवार है आज, लेकिन उससे पहले जो पवन यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, पवन खेड़ा भी, कि आप लोग मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ इशू उठाकर लाया जाता है। इस बार मछली पर निशाना साधा जा रहा है। क्यों नहीं चैन से रहने देते आप कांग्रेस पार्टी को? मीनाक्षी जी, मुद्दा लाया करो। सावन का महीना ही नहीं था, एकादशी का दिन, जहां पर एकादशी के दिन लोग चावल से परहेज करते हैं, बचते हैं। वहीं आप मछली चावल खा के क्या संदेश देना चाहते हैं? वो भी अयोध्या में, अयोध्या के तारुण में, जहां प्रभु राम की जन्मस्थली है। और आप जो पाप किए हैं, उस पाप का प्रायश्चित तो आपको करना ही पड़ेगा मीनाक्षी जी। ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी नहीं लाई, ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी और जानबूझ कर लाई मीनाक्षी जी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनको संदेश देना है अपने एक वोट बैंक को। जिस तुष्टीकरण की राजनीति का इतिहास है कांग्रेस पार्टी का और समाजवादी पार्टी का, कौन उस तुष्टीकरण में आगे निकल जाए, सिर्फ होड़ उसकी है। और जैसे जब प्रभु श्री राम के भाई प्रभु लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, उस समय भी इन्हीं की तरह काली नेम राक्षस जो है वो साधु संतों का वेश बनाकर चोला पहनकर राम राम जप रहा था। आज वही स्थिति कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की हो गई। ठीक है सर, मुझे ना दो सवालों के जवाब दीजिए, उसके बाद फिर मैं समाजवादी पार्टी से जो प्रवक्ता है उनसे भी जवाब लूंगी। मुझे दो बातों के जवाब दीजिए। पहली चीज ये कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को जहां पर मुलाकात होनी है, वहां पर मछली के बनने से जुड़ा क्या कोई नियम है कि नहीं बनना चाहिए? पहली बात। और दूसरी बात मुझे ये बताइए, क्या पूरे अयोध्या में और अयोध्या से लगते हुए पूरे क्षेत्र में कोई मछली नहीं खाता?
इन दो बातों के जवाब दीजिए मुझे। सब खाते हैं मीनाक्षी जी, बिल्कुल सब खाते हैं और किसी के खान पान पर कोई परहेज नहीं है, लेकिन अवसर और स्थान इनका जो महत्वपूर्ण बात है। आप खाते हैं लेकिन आप कहीं मंदिर में जाके खा लेंगे? तो ये मंदिर परिसर में तो नहीं हो रहा है कार्यक्रम, नहीं ये मंदिर परिसर में तो नहीं हो रहा है कार्यक्रम। मीनाक्षी जी, मैंने एक सिर्फ उदाहरण दिया, अयोध्या में हो रहा है ना, अयोध्या में हो रहा है, लेकिन अजय, अगर आपका आरोप अजय राय जी के ऊपर है, मैं थोड़ा सा सर स्पेसिफिक्स पे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मछली को इशू बनाया गया ना, मैं जरा उस पर जवाब चाहती हूँ। जैसे आप लोगों ने अजय राय जी पर आरोप लगाया, तो वो तो चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को, कह रहे हैं कि आप एक तस्वीर दिखाइए जिसमें मैं मछली खाते हुए आपको दिखाई दे रहा हूँ, राजनीति छोड़ दूंगा। ले आइए कोई तस्वीर, अगर है तो सबूत ले आइए। मीनाक्षी जी, वो आयोजन किस लिए था? वो अजय राय जी के स्वागत का आयोजन था। कैसी बात आप कर रही हैं? जब कांटा इनके गले में फंस गया तब वो इधर उधर की बात कर रहे हैं कि मेरी फोटो आप दिखा दिए। वो आयोजन किसका था? वो आयोजन भारतीय जनता पार्टी का था, वो आयोजन समाजवादी पार्टी का था, वो आयोजन बहुजन समाजवादी पार्टी का, वो आयोजन कांग्रेस पार्टी का था। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, खाने पर किसी के खान पान पर आपत्ति नहीं, लेकिन आपने स्थान कौन सा चुना, आपने दिन कौन सा चुना? आपको कम से कम ऐसे अवसरों का आपको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये जानबूझकर किया गया है मीनाक्षी जी, ये जानबूझकर हमेशा। नहीं, मैं अभी तक ये नहीं समझ पाई सर, अभी तक भी आपने मेरे सवाल का क्लियर कट जवाब नहीं दिया। मैं ये नहीं समझ पाई कि अगर कहीं पर मछली का भोज बना है या भोजन में पक रहा है, वहां पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी खाने की प्रेफरेंस हो सकती है कि वो नॉनवेज खाते हो, मछली खाते हो। ना तो देश के कानून में ऐसा कहीं लिखा है कि नहीं खा सकते, ना देश के संविधान में ऐसा कहीं लिखा है कि अयोध्या या उससे लगते हुए क्षेत्र में बिल्कुल 100% मनाही है, ऐसा तो कहीं कुछ लिखा नहीं है। इसका मतलब आप जो भी बात कर रहे हैं, आप नैतिकता की बात कर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप नैतिकता की ही बात कर रहे हैं ना, नैतिकता के क्राइटेरिया पर आप कांग्रेस पार्टी को जज कर रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं यहाँ पर अभी पवन खेड़ा जी का स्टेटमेंट मैंने सुनवाया, वो तो खुलकर कह रहे हैं कि मछली खाने में हमें तो नहीं लगता कोई आपत्ति किसी को होनी चाहिए। हाँ, मुद्दों पर अगर आप आना चाहते हैं तो राजनीति करिए मुद्दों पर। नहीं मीनाक्षी जी, आपका जो मूल सवाल है, देखिए भारतीय जनता पार्टी को इनके मछली खाने पर इतराज नहीं, ये प्रतिदिन खाएं, लेकिन आप सावन के महीने में खाएंगे, अयोध्या में खाएंगे, और एक धर्म विशेष को, सनातन को, ठीक है मनोज यादव जी, सावन के महीने में एकादशी तिथि पर, ठीक है मनोज यादव जी, अगर सावन के महीने में एकादशी तिथि पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच मछली का भोज चल रहा है, तो बीजेपी तो इसे गलत बता रही है, सनातन का अपमान है, हिंदुओं का अपमान है। आप भी ऐसा मानते हैं क्या? देखिए मीनाक्षी जी, एक साल में 365 दिन होते हैं, हर 365 दिन में हर महीने 30 दिन होते हैं और हर 30 दिन में एक दिन एकादशी होती है, यानी कि लगभग 12 एकादशी से ज़्यादा पड़ती होंगी जो मेरी नॉलेज में है। हो सकता है ज़्यादा भी हो, क्योंकि मैं कोई ज्योतिष और इस तरह का ज्ञानी हूँ नहीं। लेकिन आपको पता है, राम पथ बनाया है मंदिर से लेके और अयोध्या के बाहर तक जाने के लिए। राम पथ जो बना है वो लगभग 11 या 12 किलोमीटर का है। उस 11-12 किलोमीटर के राम पथ पे 11 से 12 कंपोजिट दारू के ठेके खुले हैं। मीट की कितनी दुकान है उसकी कोई हमको गिनती नहीं है, लेकिन कंपोजिट सरकारी की दुकान है। अब प्रभु श्री राम रात को माता सीता, लक्ष्मण जी के साथ, हनुमान जी के साथ अगर वो मंदिर से निकलते होंगे अपने बाल रूप में, तो वो तो देखते होंगे कि यहाँ तो लिखा है कि यहाँ कंपोजिट दारू की दुकानें खुली हैं। तो योगी जी को और चंपत राय जी को, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता को दर्द नहीं होता है क्या कि कंपोजिट विद्यालय बंद करा दे? लेकिन अब मैं मूल मुद्दे पे आता हूँ कि कांग्रेसी लोग मछली खा रहे हैं तो यहाँ पाप हो रहा है, और वहाँ पे पश्चिम बंगाल में जब वो मनोज तिवारी, और शायद मेरे ख्याल से इनको सुनाई पड़ा होगा, मनोज तिवारी और अनुराग ठाकुर दिखा के मछली भात खा रहे थे, तो क्या उसमें मतलब क्या वो प्रचार था क्या? और ये दुष्प्रचार है। बताना क्या चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? अगर इस तरह की डिबेट करोगे तो इसका मतलब आप नाकारे, निकम्मे और जनता को गुमराह करने वाले व्यक्ति हैं। जब आज उत्तर प्रदेश में जब बच्चे जर्जर स्कूलों का दिखा रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश के ही तो प्रवक्ता हैं ये मुख्य, जब आज मुख्यमंत्री जी को स्कूल के बच्चे वीडियो बना के दिखा रहे हैं, योगी इस पर तो स्टेटमेंट योगी जी ने भी दे दिया, योगी आदित्यनाथ भी इस पर स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि दिखावा हो रहा है यहाँ पर धर्म को लेकर। तहसीन पूनावाला मुकदमा लगा रहे हैं मीनाक्षी जी, तहसीन पूनावाला, ठीक है तहसीन पूनावाला, क्या इस डिबेट के केंद्र में, इस विवाद के केंद्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? अगर यूपी के प्रदेश अध्यक्ष इस बात को लेकर तस्वीर और वीडियो रिलीज कर रहे हैं
और ये कह रहे हैं कि आपकी आस्था दिखाने की कुछ और है और अनुसरण करने वाली आस्था कुछ और है। थैंक यू मीनाक्षी जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। आप जानती हूँ मैं बहुत ब्लंट हूँ, जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उनको अपना चेकअप करवाना चाहिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और ब्लंटली कह रहा हूँ। मेरे कारण ये है, इस वक्त देश में हमें ये सोचना चाहिए कि व्यवस्था क्या है देश में, कि एआई और क्वांटम कंप्यूटर्स में अमेरिका और चाइना कहाँ है और भारत का है, और भारत एआई की रेस में बिल्कुल नहीं है। इन बच्चों को, इन लोगों को जो यहाँ पर है, एआई में हम कैसे स्किल इक्विप करें ताकि भारत एआई में लीडर बने, ये छोड़कर हम इन बातों पे बातचीत करें। और ये डिलिबरेटली हो रहा है, इसलिए डिलिबरेटली हो रहा है, इसलिए जानबूझकर हो रहा है क्योंकि मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहता है। कौन व्यक्ति क्या खाता क्या नहीं खाता ये मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा है क्या सबको प्रोटीन मिल रहा है। एक ऐसे मुल्क में जहाँ प्रोटीन डेफिशिएंट है, जहाँ पर उत्तर भारत में, खास करके उत्तर प्रदेश, दिल्ली में कैंसर का और डायबिटीज का और हार्ट अटैक का पेंडेमिक है, वहां पर प्रोटीन ज्यादा देने की योजना के बदले इस तरह की डिबेट करवाई जा रही है ताकि मुद्दों से डिबेट हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं मीनाक्षी जी, आप जानते हो मैं व्यक्तिगत तौर से कितनी आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, कितनी बार कोई भी पार्टी ने कैंसर पेंडेमिक की उत्तर भारत में बात किया, डायबिटीज की या हार्ट अटैक की बात की। जो हार्ट अटैक का पेंडेमिक क्यों हो रहा है, हार्ट अटैक भारत में इतने, आप देख लीजिए वीडियोस में, जिम में आदमी मर जाता है नाश्ते नाश्ते, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट रिच कंट्री है और इसके कारण हमें हार्ट अटैक का पेंडेमिक शुरू हो चुका है। हम दुनिया के, विश्व के नंबर 1 देश है हार्ट अटैक में। विश्व के 50% जो हार्ट अटैक होता है दुनिया में, भारत में होता है, और उसके 50% 40 साल के नीचे के लोगों में होता है। इसमें कितने लोगों ने बात की, कितने लोगों ने बात की? ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये सवाल ना पूछा जाए कि भविष्य में हम लोगों को क्या दे रहे। आपको, मैं अभी मलेशिया से आया, रमजान के वक्त वहां पर था। कंप्लीट करिए। मलेशिया के अंदर पोक मिलता है, दुबई में मिलता है, जिसको जो खाना है वो खाए भाई। भाजपा को क्या, भाजपा खाना क्यों नहीं देती है लोगों को, प्रोटीन क्यों नहीं देती है, प्रधानमंत्री प्रोटीन योजना क्यों नहीं है? मैं एक लास्ट चीज से अपनी बात समाप्त करता हूं। देखिए, इससे फायदा भाजपा को तो हो ही रहा है, डाइवर्ट करते हैं, ये 4-5 लोगों को ले आएंगे, कहेंगे। ठीक है, आप मान रहे हैं कि बीजेपी को फायदा हो रहा है इस तरह के विवादों से? भाजपा को लगता है, लेकिन जो अभी वर्तमान में जो लोग हैं वो अब ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, वो इस डिबेट में घिरेंगे नहीं। उनको लगता है विपक्ष को घेरेगी, विपक्ष को भी डिफेंसिव होना नहीं चाहिए। ठीक है, लोगों को खाना दीजिए और प्रोटीन दीजिए। राघवेंद्र जी, ठीक है, राघवेंद्र जी, तहसीन पूनावाला तो इस डिबेट को हेल्थ के एंगल से एक अलग लेवल पर लेकर चले गए, लेकिन अगर शुद्ध रूप से जो राजनीति इस पूरे मामले में इस वक्त दिखाई दे रही है, बीजेपी के ही सहयोगी दल हैं, क्या वो भी इन सब आरोपों से इत्तेफाक रखते हैं, इन विवादों से इत्तेफाक रखते हैं? इसलिए भी क्योंकि हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में अलग परिस्थिति है ना इस देश में। अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ तो जिनका जिक्र भी मनोज यादव जी ने भी किया, नेता खुलेआम मछली चावल खाते हुए दिखाई दे रहे थे। उस समय भी तस्वीरें वायरल हुई कि आज के दिन की ये विशेष तिथि है, हिंदू धर्म के हिसाब से इस तिथि का ये रेलेवेंस है, तो यहाँ पर तो जो है नेताजी माछ भात खा रहे हैं। कब तक देश माछ भात की पॉलिटिक्स में फंसा रहेगा? देखिए मीनाक्षी जी, पूनावाला ने अपने बयान में 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि जो कुपोषित लोग हैं उनको मछली खाने की अनुमति दे दी जानी चाहिए। सरकार ने कहां रोका कि आप मछली मत खाइए, मीट मत खाइए, अंडा मत खाइए, लेकिन आप जो धर्म का ये जो पाखंड कर रहे हैं, जो काल नेमी रूप लेके आप एक तरफ तो हनुमान चालीसा करते हैं, दूसरे तरफ उसी मंदिर परिसर के कुछ दूरी पर एक मैरिज हॉल में आप मछली भोज का बाद वो भोजन करा रहे हैं, तो इस पे आपत्ति है। आप क्या खाइए क्या ना खाइए। तहसील पूनावाला ने बहुत अच्छा कहा कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मानसिक रूप से कुपोषित हो गए हैं, उनको मछली भात की आवश्यकता है। उनके अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी कुछ ही दिन हुआ बिहार में जाके मटन खा रहे थे, वो भी किस महीने में, सावन के महीने में। अभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता बड़े बड़े ज्ञान दे रहे थे। भाई साहब, आपके कार्यकाल में प्राथमिक विद्यालय की क्या स्थिति थी वो छिपा नहीं है। टाट पे बच्चे बैठते थे, आज प्राथमिक विद्यालयों में बेंच है, लाइट है, कंप्यूटर है, स्मार्ट क्लास है। तो आप राघवेंद्र जी, ठीक है राघवेंद्र जी, मैं फिर वही सवाल लेकर आऊंगी जो दिनेश जी से भी पूछा मैंने, कि इसी देश में धर्म के भीतर भी इतनी विविधताएं हैं। हिंदू धर्म का ही पालन करने वाले बहुत से लोग सावन में खाते हैं नॉनवेज, और देश के अलग अलग ज्योग्राफिकल हिस्से में आप चले जाएंगे, कश्मीर में अलग परंपराएं हैं हिंदू समुदाय के बीच में ही, नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में अलग परंपराएं हैं। मैं तो उस पर सवाल पूछ रही हूं कि अगर ये सवाल आप लोगों का नैतिकता के आधार पर है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप इसको धर्म के आईने में अगर आप इसे देख रहे हैं तो फिर या तो कोई इस पर कानून बना दीजिए कि अयोध्या में जो है मछली खाना अलाउड नहीं होगा,
मीट मच्छी कुछ भी नहीं मिलेगा, अंडा खाना अलाउड नहीं होगा। मैं मानती हूँ कि तीर्थ क्षेत्र के आसपास तो ये वैसे भी ये व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन पूरे में लागू कर दीजिए ना। राजनीति में क्यों पूरे देश को फंसाया जाता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। मीनाक्षी जी, भारत देश विविधता का देश है। आप बंगाल की बात कर रही है, तो बंगाल में एक प्रमुख मंदिर है काली माता का, वहां मछली का भोज चढ़ता है। तारापीठ है, वहां मछली का भोज चढ़ता है। अभी आपने जम्मू कश्मीर का बात किया, वहां अलग परंपरा है। अब आप कहिए प्रभु राम को हम मांस का भोग चढ़ाएं, ये नहीं हो सकता है। ये आप कलकत्ता की बात करिए, ये आप पश्चिम बंगाल और वहां कश्मीर की बात करिए। पश्चिम बंगाल का कार्यक्रम, मैंने भगवान को चढ़ाए जाने वाले, शायद आपने नहीं सुनी मेरी बात राघवेंद्र जी, मैंने भगवान को चढ़ाए जाने वाले भोग की बात नहीं की है। हिंदू समुदाय में लोग देश की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग जगहों पर अलग अलग खान पान रखते हैं। मैंने लोगों के खान पान की बात की है। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपसे बात किया, उसी कॉन्टेक्स्ट में आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। ईश्वर पर मत लेकर जाइए उसे। देखिए मीनाक्षी जी, खाना नहीं खाना हर व्यक्ति की अपनी रुचि है। एग्जैक्टली। अब आपने वो बात की जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब खाना ना खाना, ये देश का संविधान हर किसी को ये शक्ति देता है, ये नियम देता है, तो आप लोग उसको राजनीति के दायरे में क्यों लेकर आ रहे हैं? यही तो समझ नहीं आ रहा सवाल। आप किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाइए ना। आप किसी के किसकी भावना को ठेस पहुंची? भावनाओं को किसी की कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में अगर मछली का भोज बन रहा है, किसकी भावना को ठेस पहुंची है? बीजेपी के अलावा तो किसी की भावना को ठेस पहुंची भी नहीं दिखाई दे रही है। तमाम हिंदू हैं, तमाम जो उस प्रवृत्ति के लोग हैं जो प्रभु राम में आस्था रखते हैं, उनको अच्छा, हो सकता है मेरी जानकारी में ना हो। दिनेश जी आप बता दीजिएगा, हो सकता है मेरी जानकारी में ना हो। बीजेपी के लिए राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन क्या किसी ने और बड़े स्तर पर आकर ये कहा है अभी तक कि इससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है या हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है? अगर है तो मुझे एक दो नाम बता दीजिए, हम ऑन एयर करेक्शन कर देंगे। अभी बताइए। जितने अयोध्या के साधु संत हैं, जो सनातन के मानने वाले लोग हैं, सबकी आस्था को ठेस पहुंची। और मीनाक्षी जी, मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मछली नहीं ना खाएं, लेकिन कब आपको कहाँ क्या चीज खानी है क्या चीज नहीं, ये भारत धर्म प्रधान देश है। ठीक है, विविधताओं का मुझे लगता है हमारे साथ स्वामी जी हैं, स्वामी विष्णुदास जी हैं, अयोध्या से ही जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, मैं बहुत बार आपके पास आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपका थोड़ा सा ऑडियो वीडियो में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए थोड़ा सा प्रतीक्षा लंबी हो गई। लेकिन आपने अभी तक की जितनी चर्चा सुनी, एक राजनीतिक विवाद तो खड़ा हो गया है मछली के इस भोज को लेकर। धर्म को लेकर भी उसके बीच में अलग अलग पहलू हैं कि देश के किसी हिस्से में खाया जाता है, कहीं पर नहीं खाया जाता है। आप किस नजर से देख रहे हैं इस पूरे विवाद को? गलत हुआ कांग्रेस के कार्यक्रम में? भगवान जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नजर सभी को अयोध्या में आकर के राम लला का दर्शन करते हैं, हनुमान जी का दर्शन करते हैं, मगर आज एकादशी है और एकादशी के दिन जो सनातनी है वो चावल भी नहीं खाता है। बड़ी दुख की बात है। अजय राय जी जो काल नेमी और सनातन विरोधी उनका चेहरा है, ये सब लोगों ने देखा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आप आइए, अयोध्या सबकी है, मगर अयोध्या जो भगवान राम की नगरी है, उस अयोध्या में रहते हुए भी आपकी जो मानसिकता सोच है वो दर्शाता है कि आपके जैसे लोग ही केवल सनातन का अपमान करते हैं और सनातन के खिलाफ बोलते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान से माफी मांगना चाहिए। लगातार संस्कृति सनातन खिलाफ। ठीक है, तहसीन पूनावाला, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, आपको जो भी खाना हो आप बाहर खाइए। अयोध्या में खाने की क्या जरूरत है भाई? एकादशी के दिन आप बताइए, एकादशी के दिन क्या जरूरत है खाने के? इसका मतलब करोड़ों सनातनियों के आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। आपको माफी मांगनी चाहिए। आप अगर माफी नहीं, चलिए मैं स्वामी जी की इस बात को आगे लेकर चलती हूँ। तहसीन पूनावाला, देखिए इसीलिए दिनेश जी अपने स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, राघवेंद्र जी अपने स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्वामी जी अपने स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, वो इसलिए भी है क्योंकि जहां जो धर्म को समझ रहे हैं, धर्म के मर्म को समझ रहे हैं, अगर वो ये मानकर चल रहे हैं कि आप हनुमानगढ़ी में दर्शन करने गए, उस दिन आप अयोध्या में मौजूद हैं, वहां की एक परंपरा है, वहां का एक विश्वास है, और जब नॉर्मली भी किसी घर में, यहां पर मैं फिर नैतिकता की और बिलीफ्स की, फेथ की बात कर रही हूं, अमूमन लोग तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, उस दिन अंडा या नॉनवेज इस तरह के खाने से बचते हैं। ये फेथ की बात है, विश्वास की बात है। अगर कांग्रेस पार्टी के
प्रदेश अध्यक्ष ही उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, तो ये सवाल तो बनेगा सर फिर इस बात पर आपत्ति उस क्षेत्र के लोगों को भी होगी जो बात यहाँ पर स्वामी जी कर रहे हैं। थैंक यू मीनाक्षी जी। देखिए, दो विषय यहाँ पर फिर है। या तो आप प्रेग्नेंट हो या ना हो, आधा प्रेग्नेंट कोई हो नहीं सकता। या तो कानून का उल्लंघन हुआ या ना हुआ। कानून का उल्लंघन हुआ तो धाराएं बताई, ना हुआ तो फिर बाकी सारी चीज सब्जेक्टिव है। दूसरी चीज मुझे समझ में आता है कि फेथ आज से 50 साल पहले, मीनाक्षी जी, मैं आपसे पर्सनल आप पे एक टिप्पणी करूंगा, बट नॉट इन अ बैड टेस्ट। मैं इसको ऑब्वियसली मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आज से 50 या 70 साल पहले, आज से 100 साल पहले मीनाक्षी जी, अगर आप एंकर होती, आप वेस्टर्न क्लोथ्स में नहीं कर पाती एंकरिंग आज, और आप बहुत डिसेंट है आज, ये चीज एक्सेप्टेड है। फेथ क्या होता है? फेथ जो चीज व्यक्ति की होती, जो मोरालिटी होती है, वो उस व्यक्ति की मोरालिटी जिसे मैं श्रद्धा देता हूं, लेकिन आपकी मोरालिटी आप दूसरों पर क्यों डाल रहे? फॉर एग्जाम्पल, एकादशी में मैं खुद फास्ट करता हूं, मैं 3 दिन तक ना भोजन लेता हूं, मैं सिर्फ पानी पर रहता हूं, मैं खुद 3 दिन तक। मेरी वाइफ तांत्रिक पूजा करती है, आप मेरी वाइफ को जानते हो, वो तंत्र को फॉलो करती है, उसका रिवाज पूरी तरह से अलग है। वो सुनेंगे तो शायद यहाँ पर कुछ लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो क्या अब भाजपा, तो आप क्या इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही? एक सेकंड, मेरी बात सुनिए, इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही, अयोध्या एज ए क्षेत्र की बात हो रही है, तीर्थ की बात हो रही है। 10 सेकेंड। तो क्या मेरी वाइफ की पूजा की प्रथा देखकर भाजपा मेरी वाइफ को सर्टिफिकेट देगा, वो हिंदू है नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात हो रही है तहसीन पूनावाला, मैं वही कह रही हूँ, इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे हैं, देश की पॉलिटिकल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। मीनाक्षी जी, मेरा फ्लो टूट गया, प्लीज, मैं उसी पर आ रहा था। अगर आप मुझे 20 सेकंड में उसी पे, मैं फिर मुझे वापस दोहराना पड़ेगा। मेरी वाइफ का हिंदू रिवाज में प्रथा और पूजा का प्रथा बिल्कुल अलग है। भाजपा की सर्टिफिकेट का ना उसको जरूरत है ना कांग्रेस के अध्यक्ष को। आपका सर्टिफिकेट आप आपके पास रखिए, आपको देश के सर्टिफिकेट की जरूरत है। क्या उत्तर प्रदेश के बच्चे आज प्रोग्रेस कर सकते हैं? मीनाक्षी जी, मैं लास्ट स्टेटमेंट से अपनी बात खत्म करता हूं। पूरे देश में, मैं अपनी बात समाप्त कर दूं, उसके बाद बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए। पूरे देश के अंदर एक सर्वे आया था कुछ साल पहले, और वो सर्वे कि भारत दुनिया का सबसे मैलनरिश्ड देश है। मेरी बात को आप समझिए, उसके अंदर 4 राज्य सबसे ज्यादा मैलनरिश्ड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। पूरे भारत के अंदर क्या आप लोगों को नरिशमेंट देते? इसका सर्टिफिकेट चाहिए। लोग क्या करते क्या नहीं करते, अगर आपकी आस्था को हर्ट होता है, मैं माफी चाहता हूं। चलिए, मेरे पास समय की कमी है, माफी के साथ दिनेश जी आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। हाँ ठीक है, माफी के साथ। हाँ तहसीन, आपने ये ठीक है, कुपोषण की बात आपने कर दी। हाँ दिनेश जी। मीनाक्षी जी, हम कह रहे हैं कि कुपोषण के बाद की क्या प्रोटीन सिर्फ मछली में होता है? आज विषय इस पर नहीं है, चर्चा भी इस पर नहीं है। एक दिन आप इस पर चर्चा रखिएगा, मुझे भी बुला लीजिए, तहसीन जी को भी बुला लीजिए। आज विषय है जब इनको जब आपको पार्लियामेंट में नाटक करना होता है तो आपको साधु का वेश ही क्यों आता है? एक बार आप मौलवी का वेश धारण करके दिखाइए। इलाज भारतीय जनता पार्टी को नहीं, इलाज समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी का वो करना है। और बता दे रहा हूँ, 4 साल 364 दिन आपका है, लेकिन एक दिन जनता का होता है। जो आपने अयोध्या में किया है, जो सनातन को अपमानित करने का काम किया है, जो घृणित पाप आपने किया है, वो जनता उस दिन आपको जवाब देगी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी दिनेश जी ये भी पूछ रही है, कांग्रेस पार्टी ये भी पूछ रही है दिनेश जी कि चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दे पर फंसे हुए हैं आप लोग, तो यहाँ पर ये मामला लाकर उससे ध्यान भटकाया तो नहीं जा रहा? बिल्कुल नहीं, हमारी कुछ मान्यताएं हैं, हमारी आस्थाएं, प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी कुछ मर्यादाएं, हिम्मत है। मेरे पास समय की कमी थी, अब इस बातचीत पे तो बात फिर बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए एनडीटीवी, भारत का विश्वास। दोपहर में अंधेरा छाया, दिल्ली में बादलों ने बनाए, चंद मिनटों की बरसात, दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात, कमर तक पहुंचा पानी, राजधानी की बड़ी परेशानी, मॉनसून का कहर डूबा दिल्ली शहर, पानी बाजार, ट्रैफिक की लंबी कतार, दिल्ली में रेड अलर्ट, आगे अभी और आफत, दिल्ली एनसीआर मॉनसून प्रहार। तो दिल्ली एनसीआर में कुछ मिनटों की बारिश और
हालात क्या थे सड़कों पर आपने देखा, सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, कुछ सड़कों पर तो जल जमाव के बाद दरिया जैसे हालात हो गए। आपको दिल्ली की अलग अलग तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, जिसमें संगम विहार, सदर बाजार, दुर्गा विहार, नेहरू प्लेस की तस्वीरें हैं। चंद मिनटों की बारिश में ही सड़कें तालाब जैसी भरी हुई दिखाई दी, लबालब पानी से। कई जगहों पर ब्लॉकेजेस था और जल जमाव की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ गई। इस वक्त क्या तस्वीर है आपको 9 तस्वीरों में दिखाते हैं जो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से हमें मिल रही है इस वक्त। आरके पुरम, पंत मार्ग, कर्तव्य पथ, धौला कुआं, एयरपोर्ट रोड तक पे हालात बड़े ख़राब इस वक्त दिखाई दिए। एमजी मार्ग, द्वारका अंडरपास, संगम विहार और नोएडा की तस्वीरें। दिल्ली के कई इलाकों से आपको तस्वीरें और भी दिखाएंगे, लेकिन दिल्ली के सबसे बड़े बाजार सदर बाजार की तस्वीर पहले आपको दिखाते हैं, जहां पर दुकानों तक में पानी घुसा है। मैं इस वक्त सदर बाजार के अंदर मौजूद हूं और ये सदर बाजार का तेलीवाड़ा रोड है और यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर ज़बरदस्त जल भराव है। और ये देखिए पूरे वाहन और लोग पानी से निकल कर जा रहे हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ, ये तस्वीरें दिखाता हूँ। ये हमेशा का हाल है, जब भी यहाँ पर बरसात होती है तो इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं सदर बाज़ार की। और सदर बाज़ार का ये हाल ये एक बारिश का नहीं है, ये यहाँ के लोगों का कहना है कि जब से ये सदर बाज़ार बना है तब से ही इस तरह की दिक्कतें आती हैं जिस समय बारिश होती है। क्योंकि अब यहाँ पर जिस तरह से यहाँ काम, मेट्रो का काम भी चल रहा है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक का जो मेन मार्ग है वो भी यही है और यहाँ से सीधा सदर बाज़ार के लिए एंट्री होती है। तो लोगों को यही रास्ता अपनाना पड़ता है, इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए, क्योंकि सदर बाज़ार के अंदर इस वक्त राखी का सीज़न भी है और 4 दिन बाद रक्षाबंधन है, तो लोग रक्षाबंधन की ख़रीदारी करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। तो जिस तरह से त्यौहार पास में है तो लोगों का आना जाना भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त सदर बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ। तो सदर बाजार से ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, जहां पर अब त्योहार क्योंकि नज़दीक आ रहे हैं तो उस लिहाज से शॉपिंग के लिए भी लोग पहुंचते हैं। लेकिन आज देखिए, हफ्ते का पहला ही दिन सोमवार, जिस समय लोग बड़ी संख्या में निकलते हैं दफ्तरों की तरफ अपने कामकाज के लिए, लेकिन सड़कों की हालत ऐसी थी कि जहां तहां ट्रैफिक में भी लोग फंसे हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें आपको हम दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस की दिखा रहे हैं। सड़कें पानी से पूरी तरह भरी हुई दिखाई दी और बारिश ने कैसे कनॉट प्लेस की भी सूरत बदल दी। देखिए, जखीरा अंडरपास, जहां पे गाड़ियां पलट गईं, 2 व्हीलर भी इसी बरसात और लबालब भरी हुई सड़कों के बीच चलते हुए दिखाई दिए। कहीं पर लोग फंस रहे हैं, कहीं पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है, नाले के नाले बह रहे हैं। और ऐसा जो हाल आपको दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ कुछ मिनटों की बारिश है जिसके बाद ऐसी तस्वीर हो गई है। तो दिल्ली एनसीआर के इलाके मानसूनी प्रहार से आज कैसे प्रभावित रहे, इसकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी चंद मिनटों की बारिश में पानी पानी हो गई। बादलों ने ऐसा घेरा कि दिन में रात जैसा नजारा हो गया। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस बारिश के पानी से डूब गया। सेंट्रल दिल्ली के साथ साथ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। एक तरफ जहां बारिश से मौसम सुहाना हुआ, तो वहीं दूसरी ओर थोड़ी सी बारिश ने दिल्ली को डुबो दिया। बादलों से गिरे बेहिसाब बूंदों से कई अंडरपास डूब गए, कई सड़कों पर सैलाब आ गया। सड़कों पर जल जमाव के बीच लोग जाम के झाम में जूझते नजर आए। जगह जगह ट्रैफिक जाम हो गया। जाम के बीच लोग पानी में भीगते नजर आए। बारिश की वजह से केवल सड़क पर ही नहीं बल्कि हवाई यात्राओं पर भी असर पड़ा। दरअसल मौसम विभाग ने आज दिल्ली के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। दोपहर में बादलों ने दिल्ली का ऐसा घेराव किया कि दिन में ही लोगों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। अलग अलग इलाकों की तस्वीर आपके सामने है। संगम विहार, दुर्गा विहार,
सदर बाजार, लाजपत नगर में बारिश के बाद आम लोगों की मुसीबतें दुगनी हो गई। इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में भी मूसलाधार बारिश हुई। ये तालाब जैसी तस्वीर दिल्ली के पौष इलाके संगम विहार की है, जहाँ चंद मिनटों की बारिश ने जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। तेज बारिश की वजह से शनि बाजार रोड तालाब में तब्दील हो गया और गंदे पानी के बीच बच्चे डुबकी लगाते दिखे। संगम विहार की एक दूसरी तस्वीर देखी। तेज बारिश के बाद स्कूल वैन पूरी तरह पानी में डूब गई। लापरवाही का अंदाजा लगाइए, चालक ने बच्चों की जान बचाने के बजाय बच्चों से ही धक्के लगवा दिए। आप लोगों को कितना दिक्कत का सामना करना पड़ा? अब क्या कर सकते हैं, सरकार बस वोट मांगती है, वोट के लिए करती है और बाकी जो वादे करती है वो करती ही नहीं है। अभी आप खुद ही देख लो कैसी हालत है, यहाँ पे 4 बूंद नहीं गिरी होती, यहाँ पे इतना पानी भर जाता है। अब यहाँ संगम विहार का तो यही हाल है, सरकार कुछ करेगी नहीं। पूरे ये कहा जाता है कि दिल्ली में अब जल भराव नहीं होगा, व्यवस्थाओं को ठीक कर दिया गया है, लेकिन जैसे ही मानसून आता है इन तमाम तस्वीरों के जरिए दिल्ली की हकीकत एक बार फिर से बयान हुई है। आपको बता दें कि मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि दिल्ली का सदर बाजार पानी से लबालब हो गया। बाजार खुलने से पहले ही बंद करना पड़ा। लोग घुटनों भर पानी के बीच गुजरते नजर आए। ये तस्वीरें दिल्ली के दुर्गा विहार की। पानी इतना भर गया है कि बच्चों को कमर तक पानी में गुजरना पड़ रहा है। घरों दुकानों में बारिश का पानी घुसने से लोगों का भारी नुकसान हुआ है। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस को जरा देखिए। थोड़ी सी बारिश में कनॉट प्लेस पूरी तरह सैलाब में डूबा हुआ नजर आया। तस्वीरों में देखिए कैसे सड़क किनारे धीरे धीरे पानी का जमाव बढ़ता नजर आ रहा है। गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी नजर आ रही है। अब जरा दिल्ली के बारापुला का हाल भी देख लीजिए। यहाँ चंद मिनटों की बारिश में पूरा पुल पानी से लबालब भरता नजर आया। जल भराव की वजह से पुल पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। मैं इस वक्त सेंट्रल दिल्ली में हूँ। पूरे मॉनसून सीजन के दौरान एक पैटर्न रहा है। मॉनसून काफ़ी रुक रुक कर इस सीजन में आया है दिल्ली एनसीआर इलाके में, और इसकी वजह से जो अनियमितताएं हैं मॉनसून की वो काफ़ी दिखाई दी हैं। अगली तस्वीर दिल्ली के जखीरा अंडरपास की है, जहां बारिश के बाद कई फीट तक पानी भर गया। अंडरपास में पानी भरने से कई वाहन फंस गए। लोगों को धक्का लगाकर एक गाड़ी को बाहर निकालना पड़ा। राजधानी दिल्ली में बारिश का असर अब सड़कों पर दिखने लगा है। ये तस्वीर दिल्ली के एयरपोर्ट जाने वाले अंडरपास की है। एरोसिटी अंडरपास में करीब 1 से 1.5 फीट तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हम दिल्ली के एरोसिटी में है और यहाँ का आप अंडरपास का हाल देखिए कि यहाँ पर 1 से 1.5 फीट तक का जो पानी है भर चुका है, जो कि एयरपोर्ट को जाने वाला पूरा रास्ता है। जो लोग गाड़ियों से एयरपोर्ट जा रहे उनके लिए इस समय ये बारिश आफत बन चुकी है। दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी भर चुका है। बारिश के बाद मेहरौली बदरपुर रोड का ये हाल देखिए। सड़कों पर जल भराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। साउथ दिल्ली की मेहरौली बदरपुर रोड पर जल भराव के चलते यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। खानपुर से लेकर ओखला मोड़ तक सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें नजर आई। जाम में फंसे यात्रियों का कहना है कि वो काफी देर तक सड़क पर फंसे हुए। गुरुग्राम में भी जमकर बारिश हुई। बारिश के बाद गुरुग्राम एक बार फिर डूबा हुआ नजर आया। मात्र 1 घंटे की बारिश ने सड़कों को जलमग्न कर दिया। गुरुग्राम में बारिश ने एक बार फिर शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। दिल्ली तो दिल्ली, आसपास के इलाके भी बारिश ने त्राहिमाम करने लगी। अब जरा ये तस्वीरें भी देखिए। ये तस्वीरें नोएडा से सटे दिल्ली के अशोकनगर की। अशोकनगर मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पर पानी भर गया है। दिल्ली के साथ साथ गाजियाबाद, नोएडा में भी बादलों ने जमकर कहर बरपाया। गाजियाबाद में हुई तेज बारिश ने जहां मौसम को सुहाना कर दिया, वहीं कई इलाकों में लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी। तेज बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव देखने को मिला। कई जगह ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई। गाजियाबाद के लोनी में तेज बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई। बंथला फ्लाईओवर से लेकर दिल्ली सहारनपुर रोड तक कई जगह जल भराव देखने को मिला। इसी बीच खन्ना नगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पानी से भरी सड़क पर सवारियों से भरा ऑटो अचानक पलट जाता है। गनीमत रही कि हादसे में किसी सवारी को गंभीर चोट नहीं आई। गाजियाबाद के बाद अब आपको लिए चलते हैं नोएडा। ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 93 की हैं, जहां बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए।
एक तरफ गर्मी से राहत दी है तो दूसरी तरफ सड़कों पर जल भराव हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये सूरजपुर मार्ग है जहां पर जल भराव हो गया है। जिस तरीके से सुबह से बारिश पड़ रही थी, कहीं ना कहीं हर साल की तरह देखिए जब बारिश पड़ती है, जब जल भराव हो जाता है। बहरहाल दिल्ली एनसीआर के कई इलाके बारिश के बाद जल जमाव से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली में दिन भर रुक रुक कर बारिश का अलर्ट जारी किया है, यानी दिल्ली एनसीआर में ये मानसूनी कहर अभी जारी रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक सैलाबी संकट सामने आ गया है। अब आपको उत्तर प्रदेश से लेकर कश्मीर तक की तस्वीर दिखाते हैं। बादलों की दहाड़ का असर क्या है। देश भर में मानसून का दौर भले ही सुस्त पड़ता दिख रहा हो, लेकिन पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कुदरत का रौद्र रूप लगातार डरा रहा है। शुरुआत करते हैं देवभूमि उत्तराखंड से, जहां राजधानी देहरादून में तमसा नदी ने ऐसा उग्र रूप दिखाया कि हर कोई सिहर उठा। नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे आसपास इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास मूसलाधार बारिश और तेज बहाव ने ऐसा कहर ढाया कि सड़क किनारे खड़ा एक भारी भरकम पेड़ अचानक दो कारों पर गिर पड़ा। देखते ही देखते दोनों गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गईं। गनीमत ये रही कि उस वक्त गाड़ियों के अंदर कोई मौजूद नहीं था, वरना एक बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का सीधा और खतरनाक असर अब उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों पर दिखने लगा है। पहाड़ों से पानी का दबाव बढ़ने के बाद जल बैराजों के गेट खोले गए तो यूपी के कई जिलों में नदियां उफान पर आ गई। यूपी के हापुड़ में गंगा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों और गाँव में पानी घुस गया है, जिससे लोग बेघर होने की कगार पर हैं। वहीं सरयू नदी भी खतरे के निशान को छूने को बेताब है। जिन खेतों में कभी फसलें लहलहाती थी, किसान हल चलाया करते थे, आज वहाँ पानी भर जाने के कारण नाव चलानी पड़ रही है। सैकड़ों एकड़ फसलें पूरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं। बात अब जम्मू कश्मीर की करें तो रियासी जिले में स्थित सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार हो रही बारिश के चलते डैम में पानी और मलबा बहुत तेजी से जमा हो रहा था, जिसके कारण फ्लशिंग प्रक्रिया के तहत सलाल डैम के सभी गेट एक बार फिर खोलने पड़े। डैम के गेट खुलने से चिनाब नदी का जल प्रवाह और बहाव बेहद तेज हो गया है, जिसे देखते हुए निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये सैलाब सिर्फ संपत्ति ही नहीं बल्कि इंसानी जिंदगियों पर भी भारी पड़ रहा है। उत्तरकाशी के खरादी इलाके का ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है, जहां एक शख्स उफनती नदी के तेज बहाव में बह गया। अपनी जान बचाने के लिए वो किसी तरह नदी के बीच एक पत्थर को पकड़कर बैठ गया। गनीमत रही कि वक्त रहते स्थानीय लोगों ने एसडीआरएफ को सूचना दी और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बचा लिया गया। दूसरी ओर उत्तराखंड के पौड़ी जिले में भीषण भूस्खलन के कारण मोटर मार्ग का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में समा गया है, जिससे आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। हिमाचल प्रदेश में भी हालात जुदा नहीं है, जहां भारी बारिश के चलते मंडी पठानकोट हाईवे का एक हिस्सा धंस गया और फिलहाल वहां बड़े वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। कुदरत के इस तांडव ने साफ कर दिया है कि अगले कुछ दिन नदी नालों और पहाड़ी रास्तों के पास रहने वाले लोगों के लिए बेहद सावधानी बरतने वाले हैं। प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि लोग जोखिम भरे इलाकों में जाने से बचें, क्योंकि ये सैलाब कब किस रूप में आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तस्वीर आपको मोहाली से दिखाते हैं, जहां पर एक पिकअप वैन बाढ़ में फंस गई। उसमें एक भैंस को ले जाया जा रहा था, वो भी पिकअप वैन के साथ बाढ़ के पानी में बहती चली गई। और ये तस्वीर जब सामने आई तो इस पूरे इलाके में इस वक्त बारिश के बाद कैसे हालात हैं, उनकी विकट परिस्थिति का अंदाजा होता है। तो चाहे मैदानी इलाके हों या फिर पहाड़ी क्षेत्र, इस वक्त बारिश के बाद जो हालात बने हैं, सैलाब जैसी स्थिति, उस पर इतनी बड़ी गाड़ी तक तिनके की तरह बहती हुई चली गई। जो जानवर भी उसमें मौजूद थे वो भी पानी में समा गए।
आपको अब दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे में जाम की तस्वीरें दिखाते हैं। बारिश के बाद ट्रैफिक पर ब्रेक नजर आ रहा है। सिग्नेचर टावर से हीरो होंडा चौक तक लंबा जाम। 15 मिनट वाले रास्ते को पार करने में इस वक्त 40 से 50 मिनट लग रहे हैं। ये तस्वीर आपको एक बार फिर मोहाली से दिखा रहे हैं, जहां पर पिकअप वैन बुरी तरह से पानी में क्षतिग्रस्त होती हुई आपको दिखाई दे रही है और जो जानवर भी इस गाड़ी में ले जाए जा रहे थे वो भी पानी में बह गए। एक बड़ा हिस्सा जहां पर सड़क आपको टूटी हुई दिखाई दे रही है, पूरा ये हिस्सा पानी की चपेट में, इस वक्त सैलाब की चपेट में। तस्वीरें गुरुग्राम के पटेल नगर की हैं, जहां बारिश के बाद पूरा इलाका डूबा नजर आ रहा है। घुटनों घुटनों तक पानी भर गया और इसी के बीच में से लोग इलाके को पार करते हुए दिखाई दिए। स्कूल बसेस में, गाड़ियों में बच्चे जो घर लौट रहे थे, उनकी भी गाड़ियां जहां तहां फंस गईं। आने जाने वालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा।